नमस्कार। न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। इस वक्त जब हम सभी लोग कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे हैं, ऐसे में हमारी जानकारियां भी इस वायरस के बारे में धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और समय के साथ साथ हमें और ज़्यादा इस वायरस के बारे में पता चलता जाता है। और ऐसे में ही CDC ने भी अपने कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो लक्षण हैं उनके ऊपर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और ख़ास तौर से ये बात बताई है कि और भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको कि अब कोरोना वायरस का लक्षण माना जाता है, यानी कि जो पहले से कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण थे उनमें और भी इस तरह के जो हमारे सिम्टम्स हैं उनको जोड़ दिया गया है। तो खास तौर से अगर बात करें तो पहले हम सभी लोग ये बात जानते थे कि अगर किसी को भी सूखी खांसी हो रही है, बुखार है या सांस लेने में दिक्कत है तो ये सभी कोरोना वायरस लक्षण हो सकते हैं। लेकिन वहीं साथ में अगर आपको याद हो तो पीछे खास तौर से ये बात भी बोली गई थी कि अगर किसी को मांसपेशियों में दर्द होता है, अगर किसी को ठंड लग के बुखार आ रहा है या बहुत ज़्यादा कपकपी हो रही है या किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी का गला खराब हो रहा है, खराश हो रही है, तो इन्हें भी कोरोना वायरस संक्रमण का लक्षण माना गया। यानी कि ये भी फिर धीरे धीरे समय के साथ इन्हें भी उस कैटेगरी में जोड़ दिया गया और ये बोला गया कि ये भी लक्षण हो सकते हैं। वहीं आपको याद होगा पीछे कुछ समय पहले ये भी हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को खाने में स्वाद नहीं महसूस हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, या अगर किसी व्यक्ति को सूंघने की जो उसकी शक्ति है वो क्षीण हो रही है, यानी कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके आसपास दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है, तो इसे लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल को भी फिर कोरोना वायरस संक्रमण का लक्षण माना गया। इसी तरह से अब धीरे धीरे जब और ज़्यादा जानकारियां इसकी मिल रही हैं तो अब खास तौर से दस्त अगर किसी को हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं या किसी को उल्टी के साथ दस्त हो रहे हैं या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, या अगर किसी व्यक्ति को बहती हुई नाक है, क्योंकि पहले हम लोग सूखी खांसी और इन सब की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये भी हो गया है कि अगर बहती हुई नाक है, कंजेशन है, तो ये भी कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर तेज पीठ में दर्द हो तो वो भी देखा जा रहा है कि अब कोरोना वायरस संक्रमण का लक्षण हो सकता है। तो खास तौर से अब और लक्षण जो हैं वो जोड़ दिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि ये भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अगर देखें तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे श्रोता भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जो जुड़े हैं वो हैं धर्मराज बायरवा और उन्होंने एक प्यारा सा गुलाब भी भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। इधर मोहम्मद जावेद और वो पूछ रहे हैं कि क्या बीमारियां अपना स्वभाव बदलती हैं। जी हाँ, इस तरह से होता है कि बीमारियां भी अपना स्वभाव बदलती हैं। खास तौर से वायरस जो होता है वो अपनी संरचना भी बदलता रहता है, यानी कि म्यूटेट होता रहता है और ऐसी सिचुएशन में खास तौर से उसके होने वाले जो लक्षण हैं वो भी बदलते जाते हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त विश्व में जो कोरोना वायरस है जो आया, ये कम से कम 18,000 से 19,000 के आसपास म्यूटेट कर चुका है, यानी कि इतनी बार अपनी संरचना को बदल चुका है। कई बार ये जो संरचना ये बदलते हैं उसकी बहुत अहमियत नहीं होती, क्योंकि जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो वही रहता है, लेकिन ये अपनी फितरत बदलते हैं। किसी में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ तो उसे बुखार और खांसी हुई, लेकिन वहीं किसी और व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ तो उसे बिल्कुल भी बुखार और खांसी नहीं है, लेकिन उसे दस्त हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह से वायरस क्योंकि अपनी संरचना बदलता रहता है, इसीलिए अलग अलग मनुष्यों में भी ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और अलग अलग लक्षण लोगों में दिख सकते हैं। इधर हमारे साथ सोहन पालवे भी जुड़ गए हैं, कुमार बिट्टू, राहुल कुमार, रिजवान अली और श्रवण सूथर जुड़ गए हैं, मोहम्मद जावेद, और यहाँ पर हमारे साथ हैं श्याम सिंह राणा और मंडेयल, RK राणा, छोटू दुबे, हैरी सिंह, कुंदन कुमार, अंकित भाटिया, और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्रवण सूथर और गुरु भाई और मोहम्मद शामिम साहिल। अगर आपके भी कोई सवाल हो, खास तौर से अगर कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से जुड़े सवाल हो या अभी आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो और आप जानना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से तो नहीं है, तो ज़रूर यहाँ पर लिख करके अपने सवाल भेज दीजिए। मैं आपकी सभी परेशानियों
परेशानियों को यहीं से दूर करने की कोशिश भी करूंगी। गुरु भाई और मोहम्मद अजरुद्दीन और दीपक धवन, स्वप्निल मिश्रा, मोइन अहमद और इकरामुल हक और मोहम्मद जावेद भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद राजन राजा, नीरज कुमार और देखिए पूछ रहे हैं कि केवल गला व खराश, हल्का पेट दर्द 3 दिन से क्या हो सकता है। जी हाँ, अगर किसी को गले में दर्द है और खराश भी हो रही है और पेट में दर्द वगैरह भी हो रहा है तो आपके लिए सचेत होना ज़रूरी है। अगर ऐसा लग रहा है कि बुखार भी हो रहा है उसके बाद, या आपको दस्त की परेशानी हो रही है या ज़्यादा तीव्र आपकी खांसी बढ़ रही है तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूर आपको सचेत रहने की ज़रूरत होगी। फिलहाल ऐसा महसूस नहीं हो रहा जिस तरह से आपने पूछा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कितने दिन से ये परेशानी है। अगर ज़्यादा दिन हो गए तो ज़रूर आपको सचेत होने की ज़रूरत हो जानी चाहिए। और ये परेशानियाँ ये भी लग रहा है कि मामूली दवाइयों से ठीक भी हो जाएंगी, तो आप 1-2 दिन के लिए दवा करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है तो ज़रूर टेस्ट होना ज़रूरी है। इधर अफजल शेख और अंशु मौर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इधर ठाकुर दिव्यांशु और अखिलेश शुक्ला और गुरु भाई बोल रहे हैं कि मैं भी अपना ध्यान रखूं। ज़रूर, मैं पूरा ध्यान रख रही हूं अपना, और आपने इसके लिए चिंता की, बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना ध्यान रखें। इधर संदीप शर्मा, जगदीश राम और शमशेद आलम और मनीष सौरभ, मनीष कुमार, सरगम अली, ये सब भी यहाँ पर जुड़ गए। और देखिए खास तौर से ये भी देखा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के समय में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सीधे हार्ट अटैक भी जो हुआ है वो कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुआ है। तो ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों में हार्ट अटैक की दिक्कत देखी गई है और कुछ लोगों में स्ट्रोक यानी कि लकवा जिसे हम बोलते हैं कि अचानक से हाथ या पैर में कमजोरी आ जाना, व्यक्ति बोल नहीं पाता या मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये सब परेशानियां भी कोरोना वायरस की वजह से देखी गई हैं। तो क्योंकि खास तौर से देखा गया कि कुछ लोगों में कोरोना वायरस जो होता है वो शरीर के अंदर पहुंचकर खून के छोटे छोटे थक्के जमा देता है, और जब ये थक्के अगर हार्ट में चले जाएं तो हार्ट अटैक हो जाता है, अगर ब्रेन में चले जाएं तो ऐसे में स्ट्रोक या लकवा हो सकता है। और कुछ लोगों में जिस तरह से आपने पैर ठंड के मौसम में देखे होंगे कि कई बार लोगों को चिलब्लेन्स हो जाते हैं, यानी कि पैर ठंडे चमकीले सूजे हुए से हो जाते हैं, तो ये स्थिति भी कुछ लोगों में कोरोना वायरस की वजह से देखी गई है। तो ये लक्षण भी ऐसे हैं जिनकी तरफ ध्यान रखना और सचेत रहना बहुत जरूरी होगा। इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तस्नीम रजा, शाहरुख खान, राज शर्मा, अरोड़ा वर्खा और शिप्रा राहुल, और हमारे साथ यहाँ पर उर्दू में किसी का नाम लिखा है जो मैं पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ अभी, और टागराम देवासी और हरेश मकवाना जो कि अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, अरोड़ा वर्खा, और यहाँ पर रतन सिंह राजपुरोहित भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सलमान खान, विभूति नाथ झा, अमृत कुमार, और मैं कुछ कोशिश भी कर रही हूँ कि अगर आपके कहीं कोई सवाल है तो मैं उन्हें ले सकूँ। इधर मुनाजिर आलम पूछ रहे हैं कि मैम दिन भर बाहर काम से गुजरने से नहाने के बाद ही खाना खाया जी के बाद भी कोई खतरा रहता है क्या? देखिए, अगर आप दिन भर बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो जब आप वापस घर पहुंचते हैं तब अगर आप नहा लेते हैं और अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, उन कपड़ों को धुलने डाल देते हैं, तो उसके बाद कोई खास खतरा नहीं है और आप आसानी से फिर बाकी घर के जो आपका रूटीन है उसे फॉलो कर सकते हैं, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इधर प्रिंस कुमार भी पूछ रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। देखिए, एक तरफ आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है, यानी कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि सभी को मास्क लगा करके बाहर निकलना जरूरी है, तो जब भी आप बाहर निकलें मास्क लगा करके निकलिए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए और हैंड वॉश करते रहिए। तो जब भी या तो सैनिटाइजर का उपयोग करिए जिसमें कि लगभग 70% एल्कोहल हो, या फिर साबुन का इस्तेमाल करिए और अपने हाथ जरूर धोते रहिए, और बेवजह अपने हाथों को अपने चेहरे पर मत लगाइए, यानी कि आंख, नाक और मुंह पर हमें अपने हाथों को नहीं लगाना है, अवॉइड करना है, क्योंकि संक्रमण ज्यादा यहीं से अंदर घुसता है। इसके बाद श्रवण सूथर है हमारे साथ और कह रहे हैं कि हमारे साथ एक और अभी हमारे श्रोता थे, वो सवाल पूछ रहे थे,
मैं शायद पीछे नहीं जा पा रही हूँ आज, क्योंकि मोबाइल के थ्रू आपके सवाल देख रही हूँ। वो शायद पूछ रहे थे कि सुबह उठ करके अगर हल्का जुकाम होता है और दिन भर में ठीक हो जाता है तो क्या ये कोरोना वायरस का लक्षण है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा सुबह आपको रोज होता है तो ये आपके या तो साइनस की कोई प्रॉब्लम है या एलर्जिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर दिन में आपका वो जुकाम ठीक हो जाता है या सुबह आपको ज्यादा छींकें आती हैं और शाम तक वो सब ठीक हो जाती हैं तो इसमें कोरोना वायरस संक्रमण के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर हमारे साथ नरेश चाहल जुड़े हुए हैं, तहरुल आलम और शाहरुख खान वो पूछ रहे हैं। इधर रामदेव जी की दवा के लिए भी पूछ रहे हैं वो। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जहां तक है ये अब इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से आएगी, क्योंकि जो उन्होंने अध्ययन वगैरह करे थे उनके कुछ खास पेपर्स वगैरह और डिटेल्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो अभी काफी संदेह के घेरे में ये दवा आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हेमराज यादव हैं, समीर खान और हमारे साथ वो श्रवण सूथर पूछ रहे हैं कि क्या 2020 के बाद भी रहेगा? देखिए अभी कहना बहुत मुश्किल। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में संक्रमण बहुत ज्यादा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वहां कम हो गया है। लेकिन एक तरफ न्यूयॉर्क में संक्रमण कम हुआ है तो वहीं अमेरिका के जो दूसरे हिस्से हैं वहां संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहां तक कि डॉक्टर एंथनी फॉशी का ये कहना है कि अभी उनके यहाँ एक दिन में 40,000 के आसपास मामले आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अमेरिका में रोज 1 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। तो अभी ये वायरस से लड़ना हम लोगों को सीखना ही होगा और अभी ये लंबे समय के लिए हम लोगों के बीच में है। इधर मंजू मणि त्रिपाठी पूछ रही हैं कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी? देखिए उम्मीद है साल के अंत तक ये वैक्सीन जो है हो सकता है कि सामने आ जाए। जिस तरह से अभी खास तौर से 2-3 मानवीय परीक्षण ऐसे हैं जो कि अब फेज 3 ट्रायल में चले गए हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इनसे हमें जो है अच्छे सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे और ऐसे में जल्दी ही प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इधर संजीव गर्ग पूछ रहे हैं कि कोरोना की पिक कब आएगी? देखिए कोरोना की तो काफी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इधर धनंजय धीरज, धर्मिंदर सिंह, नीति जैन, तपन हैदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मिनी मेडिसिन कब आएगी? देखिए अब तो कई सारी मिनी भी पूछ रही है। मेडिसिन तो अब कई सारी सामने आ चुकी हैं। अगर देखा जाए तो सीधे कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, लेकिन पहले जो हम दवाइयां इस्तेमाल कर रहे थे और कई तरह की परेशानियों में जिस दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता था उन्हीं को रीपर्पस किया गया है, यानी कि उन्हीं को देखा जा रहा है कि क्या वो कोरोना वायरस के लिए भी सक्षम है या नहीं। और ऐसे में सफलताएं भी मिली हैं, खास तौर से अगर बात करें रेमडेसिविर दवा की, इधर अगर हम बात करें डेक्सामेथासोन की, टॉसिलिजुमैब की, प्लाज्मा थेरेपी की, तो ये कुछ ऐसी पद्धति और दवाइयां हैं जो कि अच्छे सकारात्मक रिजल्ट्स दे रही हैं। इधर अगर हम बात करें फेविपिरावीर की तो वो भी एक ऐसी दवा है जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में मददगार साबित हो रही है। इधर हमारे साथ सुभाष कुमार हैं और दिलीप बरुआ। वो कहते कि हम हार्ट के मरीज हैं, हमें ज़्यादा खतरा है। जी हाँ, देखिए अगर पहले से कोई परेशानी है, पहले से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, आप लंबे इलाज पर हैं, कैंसर है, इस तरह से जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ज़रूर उनके लिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ज़्यादा खतरा है और ऐसे में तबीयत ज़्यादा खराब होने की संभावनाएं भी होती हैं। इसलिए और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। और जो दवाइयाँ आपको पहले से ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए या लंग्स की प्रॉब्लम के लिए, हार्ट के लिए जो भी बताई गई हैं उनको नियमित खाइए, उनको छोड़िए नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी उस चीज को ठीक नहीं रखेंगे, दुरुस्त नहीं रखेंगे तो शरीर के इम्यूनिटी लेवल और कम होगा और ऐसे में संक्रमण होने की संभावनाएं भी और ज्यादा बढ़ेंगी। इधर हमारे साथ क्या सुनील तूली हैं और वो पूछ रहे हैं कि ओनली स्टमक अपसेट है तो क्या? देखिए ये भी लक्षण, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन हो गए हैं और दस्त कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो ये कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। इधर शेर खान, इमरान खान पूछ रहे हैं कि कोरोना से छोटे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए छोटे बच्चों के लिए बस यही जरूरी है, पहली बात कि अभी हमें उन्हें बाहर नहीं निकलने देना है, अभी हमें उन्हें घर के अंदर ही रहने देना है। बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना सिखाइए ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो। उन्हें आप च्यवनप्राश दे सकते हैं, आंवला खिला सकते हैं, उनको इस तरह की चीजें दीजिए जिससे कि उनका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो। साथ में आप ये भी कोशिश करिए
कि बच्चे घर के अंदर रहकर ही कुछ एक्सरसाइज करें। जरूर देखिए, अभी बच्चे बाहर जा नहीं पा रहे हैं, जो मैदान में और बाहर लॉन में निकल के वो गेम्स खेलते थे वो सब भी नहीं खेल पा रहे हैं। और ज्यादातर अगर घरों की बात करें तो सभी के घरों में बच्चे इस वक्त मोबाइल और टीवी के ऊपर ही निर्भर हो गए हैं और सारे टाइम उसी में लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को एक्सरसाइज कराना, और ये आप घर में आसानी से करा सकते हैं। अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं तो उससे भी उनका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है। और समय समय पर हाथ धोना उनको भी सिखाना जरूरी है, और जो हाथ धोने के स्टेप्स हैं वो उन बच्चों को जरूर सिखाइए। इंटरनेट पे न्यूज़ 24 के द्वारा भी हम लोग कई बार ये स्टेप्स बता चुके हैं। तो बच्चों को अगर आप वो स्टेप्स सिखाएंगे तो वो सही तरीके से हाथ धोना सीखेंगे, और बचपन में जो आदतें पड़ जाती हैं वो हमेशा के लिए रहती हैं। इसलिए अगर अभी से वो सही तरीके से हाथ धोना सीखेंगे तो जीवन भर उनके ये काम आएगा। इधर हमारे साथ नांगबिया धुई है, और वो कह रहे हैं कि बियर से आप हाथ साफ कर सकते हैं। नहीं, देखिए कोई जरूरत नहीं है इस तरह का कुछ भी करने का। साबुन सबसे अच्छा तरीका है, साबुन और पानी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास किसी वक्त साबुन की सुविधा नहीं है तो ऐसे में आप सैनिटाइजर अपने पास रख सकते हैं, और वो सैनिटाइजर में 70% एल्कोहल होना जरूरी है, तभी जो है वो कारगर होगा और तभी उस सैनिटाइजर को यूज करने का कोई फायदा है। तो खास तौर से इस बात का ध्यान रखें। इधर हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद ईशाबुल और लकी अली, और इधर हमारे साथ हैं राजेश सुरेश, वो भी वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं। और अब आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल ही गया होगा। और अभी तो देखिए भारत में भी कॉन्वैक्सिन वैक्सीन जो है उसके ऊपर भारत बायोटेक कंपनी है, उसने काम शुरू कर दिया है। तो अब भारत में भी वैक्सीन की पहल शुरू हो गई है। पहला मानवीय परीक्षण भारत में भी शुरू होने जा रहा है, और उनका ऐसा मानना है कि जुलाई अगस्त के अंत तक उसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल पूरे हो जाएंगे। तो एक तरफ जहां विश्व में भी वैक्सीन के बारे में लगातार खबर आती रहती है, और हम न्यूज़ 24 के द्वारा आप तक वो सारी खबरें पहुंचाते भी रहते हैं, जहां भी, चाहे अमेरिका से, चाहे ब्रिटेन से, या विश्व के किसी भी कोने से वैक्सीन के बारे में अगर कुछ भी खबर आती है तो न्यूज़ 24 सबसे पहले आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश भी करता है। और वहीं भारत में भी अच्छी बात यह है कि वैक्सीन बनने की पहल शुरू हो चुकी है। इधर संजय महानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे डॉक्टर्स डे की विशेस भेजी हैं वीडियो के द्वारा, और वो मुझसे शायद कहीं मिस हो गई है, तो बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। और ज़रूर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैसेजेस में फेसबुक पे वो मिस हो गया होगा, तो ज़रूर हम उसको ढूंढ करके और पोस्ट करेंगे जैसा आपने कहा है। इधर विनय सिदाना हमसे जुड़ गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि वायरस बॉडी में एंटर होने के कितने बाद सिम्टम होते हैं। देखिए 14 दिन की अवधि होती है। अगर वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो 14 दिन में कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों को पहले दिन, कुछ लोगों को दूसरे तीसरे दिन, और कुछ लोगों को 13वें 14वें दिन तक जाकर के ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसीलिए 14 दिन का क्वारंटीन रखा गया, इसीलिए 14 दिन के आइसोलेशन की बात की जाती है। और लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि 5वें या 6वें दिन तक लोगों को संक्रमण के जो लक्षण हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं, लेकिन फिर भी 14 दिन की मियाद है जिसमें कभी भी उस व्यक्ति को लक्षण हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि 14 दिन तक कोई भी लक्षण नहीं हो और उन्हें पता ही ना चले, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी भी बोलते हैं, जहां कोई लक्षण नहीं होते लेकिन व्यक्ति संक्रमित होता है और वो दूसरों को संक्रमण करने की पूरी क्षमता भी रखता है। इधर योगेश गुर्जर पूछ रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ बताएं, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और अब प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क में सीडीसी ने जोड़ लिया है। जिस तरह से हम पहले बोलते थे कि बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि पहले से कुछ बीमारियां हैं, वो लोग ज्यादा खतरे पर हैं, लेकिन अब सीडीसी ने बोला है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी ज्यादा खतरे पर हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा है। तो अगर आपके घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि एक तो कोशिश करनी है कि वो घर के बाहर नहीं जाएं, तो जो भी सामान वगैरह लाना है, करना है, कोशिश करके घर का कोई दूसरा सदस्य ये सब करे और उन्हें नहीं लेकर जाएं बाहर, उन्हें घर के अंदर ही रहने दें फिलहाल के लिए। समय समय पर उनके लिए भी हाथ धोना जरूरी है साबुन और पानी से। और अगर आप खास तौर से इस बात का भी ध्यान रखिए कि उनकी जो दवाइयां हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्भवती जब महिला होती है तो आयरन और कैल्शियम जैसी गोलियां उनके लिए लेनी जरूरी होती हैं, तो इंश्योर करिए कि
कि वो ये सब दवाइयाँ ले रही हों, क्योंकि इन सब से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आने वाले बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं। तो ये देखें ज़रूर कि वो ये सब दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं और अच्छी डाइट लें। वो बच्चे के लिए भी अच्छी हैं और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो दोनों ही तरफ से उनके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर अच्छी फल सब्जी वगैरह डाइट्स में लेते हैं, प्रोटीन डाइट में लेते हैं, तो इनसे उनका इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रॉन्ग होगा। इधर हमारे साथ हैं सुखविंदर और वो पूछ रहे हैं कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया, और अक्सर रोज ये सवाल आता ही है। तो मेरे आसपास अभी फिलहाल कोई भी नहीं है यहाँ पर, और आप लोगों से भी मुखातिब हूँ इस वक्त, और मेरे और आपके बीच में इस वक्त अच्छी खासी दूरी है। हम दोनों को एक दूसरे से कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए फिलहाल मास्क नहीं लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ है लोकेश दीवान और ओम महेश्वरी। वो पूछ रहे हैं कि बरसात में इम्यूनिटी का क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, खास तौर से अब मॉनसून का सीज़न आ रहा है और ऐसे में डायरिया वगैरह भी ज़्यादा होता है, लोगों में दस्त वगैरह आसानी से हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं मॉनसून के मौसम में दस्त वगैरह ज़्यादा? वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं जैसे पहले। अब तो मार्केट्स में हम इतना नहीं जा रहे हैं और बाहर का हम इतना नहीं खा रहे हैं, लेकिन पहले अगर देखें तो मॉनसून के सीज़न में यही होता था कि बाहर से चाट खा ली, कभी कुछ खा लिया, चलते फिरते सड़क से हम लोग खा लेते थे, और वो अगर अच्छे तरीके से बना नहीं होता था, साफ सफाई का वहाँ ध्यान नहीं रखा गया होता था, तो लोगों को ज़्यादातर दस्त वगैरह हो जाते थे। तो ये मौसम भी ऐसा है जब चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, खाने पीने की खास तौर से जो चीज़ें होती हैं, और अगर ऐसे में अगर हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा हो तो बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। इसीलिए अब और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और हाइजीन इसीलिए हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अब कोरोना की वजह से हाइजीन की अहमियत हम सब लोगों को समझ में आई है, लेकिन अगर सच में बताएं तो हाइजीन एक ऐसी चीज है, हाथ धोने की प्रक्रिया और अपने हाथों को साफ हाथों से खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी है, और हमें कई तरह की बीमारियों से वो हमारी रक्षा करती है। अगर हम कॉलरा की बात करें, अगर हम और भी इतनी सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, उन सभी से ये हमें बचा करके रखता है। तो इसलिए हाइजीन का खास तौर से अभी हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हैं गुलशन यादव और अजय सिंह, और यहाँ पर हमारे साथ हैं सुखविंदर। वो पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा। इधर तस्नीम रज़ा भी पूछ रहे हैं। देखिए, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं भी मरीजों का इलाज भी करती हूँ, और थोड़ा सा वक्त निकाल करके ज़रूर यहाँ आती हूँ ताकि ये भी आप सब लोगों तक, जो भी हमारे श्रोता हैं उन सब तक भी वो बातें पहुँच सकें, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन में शंकाएं लाती हैं, जिनसे हमें कन्फ्यूजन होता है, और कई बार हमें सही जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचाई जा सकें और दूर बैठे भी आपको जो सही जानकारी है वो मिल सके, ताकि आपका जीवन आसान हो, ताकि आप कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकें, और जो भी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ ताकि मैं आप लोगों को वो सारी जानकारियाँ दे सकूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इधर घनश्याम राजोरा और सुखविंदर, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश भंसाली भी जुड़ गए हैं आज, और गुलशन यादव, शुक्रिया आपका, आपने एक अच्छा सा मैसेज और कमेंट लिख के भेजा है। इसके बाद यहाँ पर संजीव ठाकुर हैं। वो पूछ रहे हैं कि 14 दिन में कुछ पता नहीं चला तो क्या तब भी कोरोना हो सकता है। देखिए, बहुत कम चांसेस हैं। 14 दिन तक अगर किसी को कोई लक्षण उभर कर नहीं आता तो ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनमें भी देखा गया है कि कुछ ना कुछ लक्षण उभर कर सामने आते हैं। कुछ लोगों में हल्का बदन का दर्द होगा, बुखार होगा, 1-2 दिन ही चाहे रहे, या उनको हमेशा थकावट सी महसूस होगी। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की तब्दीलियाँ उन्हें महसूस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चलता। तो अगर 14 दिन की अवधि समाप्त हो गई है तब फिर घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे साथ है
दीपक झा वो पूछ रहे हैं, शायद वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ जाना रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मास्क लगा के जाना ज़रूरी है। एक सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। वहाँ पे जो भी आप सर्फेसेस वगैरह टच करें, कोशिश करिए कि आप कम से कम सर्फेस को टच करें। जहाँ ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को छुएं, वरना बिल्कुल आसपास की अपनी चीज़ों को ना छुएं। और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जहां भी, जिस भी अस्पताल में आप जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए। और वापस घर आने के बाद अपने कपड़े बदलिए और नहाइए और उसके बाद ही कुछ और घर में काम कीजिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इधर मालिक अमर पूछ रहे हैं कि मुझे फीवर आया था 4 से 5 दिन तक, अभी सिर्फ खांसी आ रही है, सूखी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल। अब अगर आप क्योंकि ठीक हो रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि अब कुछ इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन आप मास्क लगा करके रहिए ताकि आप घर के जो बाकी सदस्य हैं वो सुरक्षित रहें, उनको कोई परेशानी ना हो। और अभी आप पूरा अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखिए। तो अभी आपके 4-5 दिन हो गए हैं, तो बचे हुए 10 दिन और अभी आप आइसोलेशन में रहिए, क्वारंटीन में रहिए, और कोशिश करिए कि आपका जो आपके परिवार के बाकी सदस्य हैं उनसे भी ज़्यादा तालमेल नहीं हो। दूर से बात करिए, 6 फीट की दूरी बना करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। और कोशिश करिए कि अगर आप अलग टॉयलेट यूज़ कर सकते हो अपने परिवार वालों से तो ये और भी अच्छा होगा। इधर हमारे साथ दीपक जैनगर हैं जो कि वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा। विशाल शीतलानी भी हमसे जुड़ गए हैं, और राम छिदर हमसे जुड़ गए हैं, और थैंक यू बोलने के लिए गुलशन जी बोल रहे हैं, मैंने ज़रूर बोला आपको थैंक यू यहाँ से। और अमरजीत कुमार पासवान वो भी कोरोना के लक्षण पूछ रहे हैं। देखिए, मैं भी जो मरीज ज़्यादातर अभी देख रही हूँ कोरोना वायरस संक्रमण के, तो खास तौर से मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्हें की सर्दी खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, ऐसी स्थिति में। और हमने आप लोगों को ये भी बताया है, ज़रूर वीडियोज़ वगैरह भी देखिए, कि ऑक्सीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोग पीड़ित हैं वो लेकर आ सकते हैं, जिसको केवल उंगली पे यहाँ पे लगाना होता है, और उससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति के ऑक्सीजन सैचुरेशन शरीर में कैसा है। क्योंकि अगर वो 95 से कम होने लगे तो ऐसे में स्थिति थोड़ी परेशानी जनक होती है, और ऐसे में अस्पताल लेकर जाना जरूरी होता है। तो एक वर्ग ऐसा है जिनको कि ज्यादातर सूखी खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है नहीं है, ये डिपेंड करता है, हर किसी को नहीं हो रही है सांस लेने में दिक्कत, लेकिन बुखार है और खांसी वगैरह। एक वर्ग मैंने ऐसा भी देखा है मरीजों को जिनमें बिल्कुल भी कोई सर्दी नहीं है, उन्हें कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको दस्त हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, कुछ को बुखार है, कुछ को बुखार नहीं है। तो ये भी कोरोना वायरस के लक्षण हैं, और ये भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है, हम मानेंगे इसको। तो कई तरह की पिक्चर्स हैं जो सामने आ रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे हार्ट अटैक या लकवे से सामने आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर मैं दोबारा ये सारे सिम्टम्स भी यहाँ पर बता देती हूँ, रितेश भंसाली जी भी यही पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा एक बार बता देती हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण हैं, अगर किसी को सूखी खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में बहुत दर्द है, या उसको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या ठंड लग के बुखार आ रही है, या गले में बहुत ज़्यादा खराश है, या किसी को खाने में अब स्वाद महसूस नहीं हो रहा, या किसी व्यक्ति को सुगंध आनी बंद हो गई है, सुगंध हो, दुर्गंध हो, यानी कि आपको स्मेल नहीं आ रही है अपने आसपास, जैसे घर में अगरबत्ती जलाई तो आपको पता नहीं चला, घर में माचिस बुझी तो एक जलने की हल्की सी सुगंध आती है, आपको वो महसूस नहीं हो रही, या खाने की भी जो चीजें हैं उनमें आपको सुगंध नहीं महसूस हो रही, तो ये भी कोरोना वायरस का लक्षण है। उधर अगर किसी को उल्टी दस्त हो रहे हैं बहुत ज्यादा, या किसी के पीठ में बहुत तेज दर्द है, या किसी की बहती हुई नाक है, तो वो भी अब कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों में माना गया है। लेकिन यही ये बात समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर दस्त हुए तो वो कोरोना वायरस ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो एक भी वर्ड
यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सचेत रहना और हमें ये लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दस्त मॉनसून की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये आसान हो पाता है और वो समझ पाते हैं कि ये आपको फूड पॉइजनिंग हुई है कि आपको कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानेंगे ही नहीं तो आप डॉक्टर को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे आपके मन में ये बात आएगी। तो ये सारे जो लक्षण हैं इनके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर ऋचा मानसी बत्रा पूछ रही कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो क्या दोबारा हो सकता है। देखिए, अभी जो स्टडीज सामने आई हैं, खासतौर से अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है जो कि चाइना से ही आई है, वहां से उनका खासतौर से ये मानना है कि अगर एक बार कोरोना वायरस संक्रमण हो गया तो लगभग 2-3 महीने के लिए एंटीबॉडीज शरीर में होती हैं जो कि उस व्यक्ति को सुरक्षित रखती हैं। लेकिन 3 महीने के बाद उनका ऐसा मानना है कि शायद फिर उस व्यक्ति के अंदर वो एंटीबॉडीज इतनी केपेबल नहीं हो कि उसकी रक्षा कर पाए और ऐसे में व्यक्ति दोबारा संक्रमित हो सकता है। इधर हमने पहले भी विश्व के और कई कोनों से इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि लोगों को दोबारा संक्रमण हो रहा है। उधर अभी जितनी भी स्टडीज हुई हैं अभी उनसे इतना क्लियर नहीं हुआ है कि जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो आपको कितने समय के लिए सुरक्षित रखने वाली हैं। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कम से कम 2-3 महीने के लिए आप सुरक्षित रहेंगे और उसके बाद आपको दोबारा संक्रमण होने की संभावनाएं हैं। इधर हमारे साथ वीरेंद्र कुमार यादव भी जुड़ गए हैं, वो भी एक अच्छा सा मैसेज लिखकर भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इधर शरण मल्होत्रा और केशव शर्मा पूछ रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कब तक खुलेंगे, हमारा काफ़ी पीजी का लॉस हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ केशव जी, लेकिन अभी बच्चों के लिए ये सब खोलना खतरनाक होगा और उनके लिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अनलॉक 2 में जहाँ अब पूरा भारत, और पानी भी मंगा दोगे, एक बार पूरा भारत जहां खुल चुका है वहीं आप देख ही रहे हैं कि अभी लेकिन स्कूल कॉलेजेस ये एक ऐसी वो है जिनको अभी भी बंद रखा गया है, इनको अभी भी अनलॉक 2 में हमने नहीं खोला है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों स्कूल और कॉलेजेस को अभी तक नहीं खोला जा रहा है। और इसीलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वहाँ से समाज में भी संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए फ़िलहाल के लिए चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, चाहे स्कूल हों, कॉलेजेस हों, इनको अनलॉक 2 की स्थिति में भी इस बात की गंभीरता को समझा जा रहा है। और अभी भी ज़्यादातर सभी राज्य प्रशासनों ने भी और सेंट्रल केंद्रीय मंत्रालय ने भी स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने की हिदायत दी है। इधर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर राहुल राय, वो कह रहे हैं मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, डॉक्टर से चेकअप कराया तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी सांस लेने में तकलीफ है। तो इसका मतलब आपको काफ़ी समय से परेशानी है, ये परेशानी अभी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट को या इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। आपका PFT होना चाहिए, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें फूंक मार के हम ये जांचते हैं कि आपकी लंग्स कितनी एक्सपैंड कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी जो देखनी होंगी, तो किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो मुझे लगता है कि वो आकलन कर पाएंगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। इधर हमारे साथ है इंद्रजीत कुमार यादव, वो पूछ रहे हैं कि अगर गली से निकलते हैं, ऑटो से अगर कहीं जा रहे हैं तो कैसे बचें। देखिए, गाड़ी से निकलते हैं या ऑटो से कहीं जा रहे हैं, देखिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जा सकते हैं जहां भी आप जाना चाहें, ऑटो से या गाड़ी से। मास्क लगा के रखिए, अकेले गाड़ी में हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी में 1-2 लोग हैं तो मास्क ज़रूर लगा के रखिए। और निकलने के बाद अगर 2-3 लोग गाड़ी में थे या ऑटो में 1-2 लोग हैं तो ऐसे में अपने हाथ को आप सैनिटाइज कर लीजिए। और इतनी ज़्यादा दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है अगर आप ये 2 बातों का ध्यान रखते हैं। और बस आप क्राउडिंग अवॉइड करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑटो में 3-4 लोग बैठे हों, ऐसे में ज़रूर संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप अकेले बैठे हैं और ऑटो वाला चला रहा है तो ऐसे में अगर आप मास्क लगाए हुए हैं तो वो आपको सुरक्षित रखेगा। यहाँ सैयद आमिर जुड़ गए हैं, बीना शर्मा जुड़ी हुई हैं, हाय बोल रही हैं। इधर मलकानी वसीम भी जुड़ गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि
रेमडेसिविर का क्या फायदा है? देखिए, रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो कि कोरोना वायरस जो होता है उसके मल्टीप्लिकेशन पर खास तौर से असर डालती है, उसे रोकती है। और ये पहले दवा थी जो इबोला के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इबोला की भी पहले महामारी फैली थी और उस समय इसके लिए इस दवा को बनाया जा रहा था, और तब ये इतनी सक्सेसफुल इबोला के साथ नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण की वैश्विक महामारी फैली और ऐसे में आप जानते ही हैं, जब इतने सारे लोग संक्रमित होने लगे और मृत्यु दर बढ़ने लगा, तो ऐसे में पुरानी दवाइयों को ही इस्तेमाल करके देखा गया कि क्या वो कोरोना वायरस को भी मारने में सक्षम है या नहीं। तो ऐसे में रेमडेसिविर के साथ खास तौर से ये शोध कार्य हुआ और अभी तक चल भी रहा है, जिसमें उन्होंने देखा कि रेमडेसिविर देने की वजह से लोगों में अच्छे सकारात्मक रिजल्ट सामने आए। लोग जो ऑक्सीजन थेरेपी पे, वेंटिलेटर पे थे, उनमें उन्होंने देखा कि सुधार हुआ उनकी कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में रेमडेसिविर को अब फिलहाल के लिए अमेरिका और यूरोप दोनों ही जगह परमिशन मिली हुई है। इस दवा को गंभीर रूप से जो पीड़ित लोग हैं उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंजेक्शन के रूप में होती है और 5 दिन के इंजेक्शन इसके दिए जाते हैं। फिलहाल ये 5 से 6 हज़ार के आसपास का इसका एक इंजेक्शन आ रहा है और भारत में भी रेमडेसिविर दवा को डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया है। यहाँ भी सिप्ला और हेट्रोलैब्स जो 2 कंपनी हैं जो भारत में इस वक्त सेप्रेमी और कोरोफिर नाम से ये दवाइयाँ जो हैं मार्केट में लेकर के आई हैं और इनका भारत में भी अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिलहाल अभी जो हम जानते ही हैं बहुत कम दवाइयाँ हैं, डेक्सामेथासोन है, रेमडेसिविर है, टोस्लिजुमैब है, प्लाज्मा थेरेपी है। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका फिलहाल जो लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा पीड़ित हैं उनमें इस्तेमाल हो रहा है। इधर हमारे साथ प्रेरणा भारती भी जुड़ गई हैं, केशव शर्मा, और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इधर सैयद आमिर। वो पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो डाइट हमारी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर हम जंक फूड खाएंगे, अगर हम समय से खाना नहीं खाएंगे, अगर हम उल्टे सीधे समय पे खाना खाएंगे, तो ये सब चीज़ों से हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है। लेकिन अगर हम अच्छी डाइट लें, अगर हम अच्छे फल फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश खाना वगैरह खाएं, तो इससे हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। और अभी खास तौर से क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे में फैला हुआ है, ऐसे में विटामिन सी हम लोगों को फायदा करता है। तो विटामिन सी लें, दवा के रूप में भी ले सकते हैं और खट्टे फल सब्जियों के रूप में भी, आंवला, च्यवनप्राश, इन सब चीज़ों में विटामिन सी अच्छा होता है। तो इनका सेवन अगर करें तो उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। उधर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे समय से पानी पीजिए। अभी गर्मी का मौसम भी है तो अच्छी मात्रा में पानी पीजिए दिन भर में, और समय से सोइए, ये और अच्छे विचार रखिए। और तो इन सब चीज़ों से हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहता है। अब हमारा समय भी पूरा हो रहा है, जबकि यहाँ पर अभी हमारे साथ और भी श्रोता जुड़े हुए हैं, घनश्याम राजौरा, संजय महानी और अमित रंजन, अजय पांडे, कसर आज़ाद। लेकिन अब क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो कल आपके जितने भी प्रश्न आज रह गए हैं उन्हें कल लेने की कोशिश करेंगे और उनका जवाब देंगे। तब तक आप न्यूज़ 24 से जुड़े रहिए सारी खबरों के लिए। और न्यूज़ 24 की तरफ से अब मेरा नमस्कार।